आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहां आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। बिल्कुल, आज की चर्चा सच में बहुत अहम होने वाली है। सही कहा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, एक तरफ आसमान से लगभग 2700 मिसाइल्स और ड्रोन्स बरस रहे हैं, जो कि एक भयानक आंकड़ा है। बहुत भयानक। और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों पर जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ब्लाइंड किया जा रहा है, यानी अंधा किया जा रहा है। राइट। और इन सब बारूदी हलचल के बीच फंसे हुए हैं करीब 43 लाख भारतीय नागरिक। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम देखेंगे कि वेस्ट एशिया यानी खाड़ी देशों में जो ये भू राजनीतिक भूकंप आया हुआ है, आखिर वहां ग्राउंड पर चल क्या रहा है। एग्जैक्टली। और इस पूरी चर्चा की जो बुनियाद है वो है 25 अप्रैल 2026 को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल का यूएई का एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा। जो कि प्रधानमंत्री के 15 मई के यूएई और यूरोप दौरे से ठीक पहले हुआ है। सही बात है। और इस चर्चा के लिए जो सोर्सेज मौजूद है ना, उनमें द ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, जहां पूर्व राजनयिक दिनकर पी श्रीवास्तव ने अपना विश्लेषण दिया है। इसके अलावा इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और IFC-IOR के मैरिटाइम सिक्योरिटी अपडेट्स शामिल हैं। राइट। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं कि जब पीएम मोदी का दौरा शेड्यूल था, तो उससे ठीक पहले NSA डोभाल को ग्राउंड पर क्यों भेजा गया? मेरा मतलब है, जैसे किसी बड़े इवेंट से पहले एक एडवांस टीम जाके सुरक्षा और माहौल का जायजा लेती है, क्या ये वैसा ही था? देखिए, इसको एक आम एडवांस टीम समझना थोड़ी भूल होगी। जब देश का सबसे बड़ा सुरक्षा सलाहकार ग्राउंड पर जाता है, तो ये इशारा करता है कि मामला काफी गंभीर है। मार्च 2026 के बाद से वहां स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, खाड़ी क्षेत्र में। राइट। हाँ, ईरान और US इजराइल गुट के बीच जो तनाव चल रहा है, उसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है। अगर सोर्सेस के आंकड़े देखें तो ईरान की तरफ से यूएई की दिशा में करीब 2700 प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए हैं। वेट, 2700 एक कंट्री की तरफ? बिल्कुल, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स दोनों शामिल हैं। वहीं अगर इसकी तुलना इजराइल पर हुए हमलों से करें तो वहां ये आंकड़ा 950 था। ओह वाओ, ये फर्क तो सच में बहुत बड़ा है। इसका मतलब यूएई इस वक्त एक एक्टिव डेंजर जोन के बिल्कुल बीच में है। सही कहा। और इस खतरे का सबसे दुखद पहलू ये रहा कि यूएई में गिरने वाले एक मिसाइल के मलबे से एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। ओह, ये सच में बहुत दुख की बात है। और इस घटना से ये साफ हो जाता है कि ये जियोपॉलिटिक्स सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। एग्जैक्टली। इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ रहा है जो वहां रोजी रोटी के लिए गए हैं। और भारत के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, ये वहां के डेमोग्राफिक आंकड़ों से समझ आता है। आप आबादी की बात कर रहे हैं? हाँ, यूएई की कुल आबादी का लगभग 38% यानी करीब 43,07,000 लोग भारतीय नागरिक हैं। 43 लाख लोग। ये तो किसी छोटे देश की पूरी आबादी के बराबर है। बिल्कुल। तो जब आसमान से रोज खतरे मंडरा रहे हों, तो डोभाल साहब का वहां जाना सिर्फ रस्मी प्रोटोकॉल नहीं था। ऐसी मीटिंग्स में इंटेलिजेंस शेयरिंग और इवैक्यूएशन प्लान्स पर चर्चा होती है। राइट, ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जा सके, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को सिंक करना वगैरह। सही पकड़ा। रियल टाइम डेटा साझा करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में। लेकिन यहाँ एक काउंटर क्वेश्चन दिमाग में आता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब दो बड़े गुट आपस में इस तरह भिड़ रहे हैं, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ US, इजराइल और यूएई, तो क्या भारत का दोनों के साथ दोस्ती रखना वाकई काम करता है? देखिए, इसी को द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में पूर्व राजनयिक दिनकर श्रीवास्तव ने ड्यूअल ट्रस्ट यानी दोहरा विश्वास कहा है। ड्यूअल ट्रस्ट। पर क्या ये आखिर में दोनों नावों पर पैर रखने जैसा नहीं है? सुनने वालों को लग सकता है कि कभी ना कभी तो कोई गुट कहेगा कि या तो आप हमारे साथ हैं या उनके। ये सवाल उठना बहुत लाजमी है, पर डिप्लोमेसी किसी ब्लैक एंड व्हाइट लेंस से नहीं देखी जाती। भारत की अपनी स्ट्रैटेजिक मजबूरियां दोनों गुटों में बंटी हुई हैं। कैसे? एक बार विस्तार से समझाएं। जैसे एक तरफ ईरान है, जिसके साथ हमारा चाबहार पोर्ट जैसा ऐतिहासिक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें लैंड रूट नहीं दिया है। सही बात है। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ हैं US, इजराइल और यूएई,
जो एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े सोर्स हैं। तो भारत इन दोनों के बीच एक ट्रांजैक्शनल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। ट्रांजैक्शनल न्यूट्रलिटी यानी हर रिश्ते की अपनी अलग अहमियत है, पर क्या इसका कोई ग्राउंड लेवल उदाहरण है जहां पाबंदियों के बावजूद हमने अपने फायदे के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया हो? बिल्कुल है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटेरियन विंडो का इस्तेमाल। देखिए, जब ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगी तो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, खासकर स्विफ्ट नेटवर्क से उन्हें बाहर कर दिया गया। राइट, तो डॉलर्स में पेमेंट तो बंद हो गई होगी। एग्जैक्टली। ऑयल ट्रेड पूरी तरह रुक गया। लेकिन भारत ने क्या किया? उन्होंने पाबंदियों में मौजूद एक एक्सेप्शन का फायदा उठाया। मानवीय जरूरतों जैसे दवाइयां और खाद के लिए हमेशा एक छूट मिलती है। अच्छा, तो इस छूट के जरिए हमने क्या खरीदा? भारत ने रुपए ट्रेड यानी रुपए में लेन देन करके सस्ते दाम पर 5 लाख टन ईरानियन एलपीजी खरीदी। वेट, 5 लाख टन सिर्फ खाद के लिए? हाँ, और जी सीधे तौर पर भारत में फर्टिलाइजर उत्पादन के काम आई। अगर ये एलपीजी ना मिलती तो खाद महंगी होती और देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता। इसके लिए डोमेस्टिक अकाउंट्स जैसे यूसीओ बैंक का इस्तेमाल हुआ, जहां ईरान को रुपए मिले और उन्होंने उन्हीं रुपयों से भारत से चावल और दवाइयां ले लीं। वाओ! तो एक तरफ हम ईरान से एलपीजी ला रहे हैं अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, पर ठीक उसी वक्त दूसरे खेमे में क्या चल रहा था? वहां कोई बैकलैश नहीं आया? यही तो भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। ठीक उसी समय भारत ने यूएई और सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेसी करके वहां से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में करीब $10 बिलियन का निवेश हासिल किया। वेट, रियली? 10 बिलियन। सही सुना आपने। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। एक ही वक्त में आप ईरान से सस्ती एनर्जी ले रहे हैं और दूसरी तरफ उन देशों से फ्यूचर एनर्जी के लिए बिलियंस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जो ईरान के सीधे दुश्मन हैं, और उन्हें इस बात से एतराज नहीं है। दोनों पक्ष जानते हैं, लेकिन भारत का मार्केट साइज इतना बड़ा है कि कोई भी देश हमें एलिनेट करने का रिस्क नहीं ले सकता। राइट। खैर, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर डिप्लोमेसी से हटकर थोड़ा आर्थिक सुरक्षा पर आएं, तो मुझे लगता है समुद्री रास्तों का जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सारी सप्लाई चेन वहीं से जुड़ी है। सही कहा। अगर इसको एक एनालॉजी से समझें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंडेब दुनिया के आर्थिक दिल की दो ऐसी नसें हैं जो अगर ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया को हार्ट अटैक आ सकता है। वहां आखिर हो क्या रहा है? वहां स्थिति बहुत वॉलेटाइल है। IFC-IOR की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ मार्च 2026 में अरेबियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 26 समुद्री सुरक्षा की घटनाएं हुई हैं। 26? सिर्फ एक महीने में? हाँ, पर सबसे खतरनाक है वहां चल रही GPS और GNSS स्पूफिंग। एक सेकेंड, ये स्पूफिंग क्या होती है? जैमिंग का तो समझ आता है कि सिग्नल ब्लॉक हो गया, पर स्पूफिंग अलग है क्या? बहुत अलग। जैमिंग में जहाज को पता होता है कि वो अंधा हो गया है, लेकिन स्पूफिंग में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए जहाज के रिसीवर को नकली कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं। नकली कोऑर्डिनेट्स? यानी जहाज को लगता है कि वो सही रास्ते पर है। एग्जैक्टली। कैप्टन को लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन दरअसल वो किसी दुश्मन की सीमा में या किसी शैलो वाटर की तरफ जा रहे होते हैं। इसी धोखे की वजह से वहां ट्रैफिक में 90 से 95% की गिरावट आई है। 90 से 95%? इसका मतलब वो रास्ता लगभग बंद ही हो गया। तो अब कमर्शियल जहाज किस रास्ते से आ रहे हैं? अब उन्हें पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से होकर आना पड़ रहा है। ये रास्ता 10 से 14 दिन का अतिरिक्त समय लेता है, जिससे ईंधन का खर्च बहुत बढ़ जाता होगा। ईंधन तो है ही, पर सबसे बड़ा असर पड़ता है इंश्योरेंस प्रीमियम पर। ऐसे वॉलेटाइल एरियाज के आसपास से निकलने पर वॉर रिस्क प्रीमियम 0.01% से बढ़कर 1% तक पहुंच जाता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ इंश्योरेंस में जा रहे हैं। और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सही आंकड़ा दिया आपने। और इस क्रूड ऑयल का 25% हिस्सा और 30% LNG सिर्फ इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो जब वहां आग लगती है तो हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है। बिल्कुल, और इसी आर्थिक मजबूरी ने भारत और UAE के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले हमारा रिश्ता क्या था? खजूर, तेल और ब्लू कॉलर वर्कफोर्स तक सीमित था। हाँ, पहले उतना ही था। पर अब ये एक हाईटेक डिफेंस पार्टनरशिप बन गया है। आज UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। व्यापार करीब $100 बिलियन तक पहुंच गया है।
राइट। और मुझे याद आ रहा है रिपोर्ट्स में $600 मिलियन की किसी डिफेंस डील का जिक्र था। हाँ, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसकी डील पर आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, यूएई आखिर भारत का आकाश सिस्टम ही क्यों खरीद रहा है? उनके पास तो इतना पैसा है कि वो अमेरिका का पेट्रियट या इजराइल का आयरन डोम ले सकते हैं। फिर भारतीय हथियार ही क्यों? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है टैक्टिकल। आकाश सिस्टम लो फ्लाइंग टारगेट्स जैसे सुसाइड ड्रोन्स और चॉपर्स को गिराने के लिए बहुत सटीक और सस्ता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यूएई पर ड्रोन अटैक्स काफी हुए हैं। ओह, तो वो उन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए है। और दूसरा कारण? दूसरा है भू-राजनीतिक, यानी जियोपॉलिटिकल। खाड़ी के देश अब अपनी सैन्य जरूरतों के लिए सिर्फ वेस्टर्न देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहां से हथियार आते हैं तो उनके साथ पॉलिसी कंडीशंस और ह्यूमन राइट्स के लेक्चर भी आते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं। एग्जैक्टली। जबकि भारत एक रिलायबल पार्टनर है जो हथियार बेचने के बदले किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। ये यूएई की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है। मेक सेंस। और शायद इसी दोस्ती का असर है कि दोनों सेनाओं के बीच अचानक से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज बहुत बढ़ गई हैं, चाहे वो डेजर्ट साइक्लोन हो या हाल ही में हुआ तरंग शक्ति। सही नोटिस किया आपने। पर ये सब अचानक क्यों हो रहा है? ट्रेड रूट्स की हिफाजत के लिए जमीन और हवा में इतनी प्रैक्टिस क्यों? अगर आप इसको आईमेक यानी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के चश्मे से देखें तो सब समझ आ जाएगा। आईमेक, वो प्रोजेक्ट जो यूरोप से जोड़ता है। हाँ। लेकिन ये रास्ता पूरी तरह समुद्री नहीं होगा। हाँ। इसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे ट्रैक्स पर चलेगा। भारत से जहाज यूएई आएंगे, फिर वहां से माल ट्रेन्स के जरिए सऊदी अरब, जॉर्डन होते हुए इजराइल जाएगा और फिर यूरोप। आई सी। इसका मतलब ये कॉरिडोर जानबूझकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस और बाबेल मैंडेब जैसे नाजुक समुद्री रास्तों को बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया। बिल्कुल सही, ताकि अगर कल को समुद्री रास्ता बंद भी हो जाए तो सप्लाई चेन ना रुके। लेकिन जब ट्रेन लाइन इतने देशों से गुजरेगी तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। कोई भी ग्रुप ट्रैक उड़ा सकता है। सही बात है, जमीन पर साबोताज करना आसान होता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज और आकाश मिसाइल्स काम आती हैं। ये सारी तैयारियां दरअसल आईमेक के इस महत्वाकांक्षी ट्रेड रूट के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी बन रही हैं, ताकि कल को अगर कोई जियोपॉलिटिकल झटका लगे तो सेनाएं उस व्यापार को बचा सकें। वाओ, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये दो शब्द पूरी हलचल को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा को समेटा जाए तो ये साफ है कि डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और मिलिट्री को अब अलग करके नहीं देखा जा सकता। सही कहा आपने। डोवाल साहब का यूएई जाना या पीएम मोदी की आगामी यात्रा ये सिर्फ आम बातचीत नहीं है। ये उन 43 लाख भारतीयों की सुरक्षा और देश की एनर्जी सिक्योरिटी का एक मजबूत कदम है। भारत ने ड्यूअल ट्रस्ट से ये साबित कर दिया है कि दोनों पक्षों के साथ तुलन बनाकर आगे कैसे बढ़ा जाता है। बिल्कुल। और इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। हमने सदियों से यही माना है कि आर्थिक ताकत सस्ते श्रम और आजाद व्यापार से आती है। पर आज जहां समुद्री रास्तों पर स्पूफिंग और युद्ध चल रहा है, मेरा मतलब है वहां हालात बदल गए हैं। तो आगे चलकर सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले समय में किसी भी देश की आर्थिक तरक्की और व्यापार उसकी सैन्य काबिलियत और एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के बिना आगे बढ़ पाएगा? क्या अब अर्थव्यवस्था और सेना एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं? ये वाकई एक बेहद गहरा और सोचने वाला सवाल है। आज के इस बदलते दौर में ट्रेड और टैंक्स एक ही नज़र से देखे जाने लगे हैं। इस विश्लेषण को ध्यान से सुनने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा। और हम आगे भी ऐसे ही विश्लेषण लाते रहेंगे। बिल्कुल, ताकि हर आंकड़ा और उसके पीछे की सच्ची मजबूरी सबके सामने आ सके। सचेत रहें और सोचते रहें।